इंतखाबात से पहले बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अक़लियतों की फलाह के नाम पर कई स्कीमों की शुरुआत कर दी है। पटना में मुनक़िद महकमा अक़लियती फलाह के प्रोग्राम से खिताब के दौरान वज़ीर आला ने सूबे के सभी जिलों में रिहायशी स्कूल कायम करने के साथ साथ वक्फ की तरक्की और मदरसों को बुनियादी सहूलत फराहम कराने के लिए नई स्कीमें शुरू करने का ऐलान किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सभी जिलों में एक एक अक़लियती रिहायशी स्कूल कायम करने की स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला के मुताबिक इस स्कीम पर आज से ही काम शुरू हो जाएगा। वहीं वक्फ की तरक्की के लिए खाली औकाफ की जमीन पर इमारत की तामीर कराई जाएगी। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल का बाकायदा संग बुनियाद भी रखा गया। जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा, ये हमने 15 अगस्त को कहा। अब किया जाएगा नहीं, अब किया जाने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया गया। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण, और जो मेरे पास सूची मिली है कि बजट उपबंध किया गया है और इसके लिए जो आवासीय विद्यालय उसके लिए जमुई, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, शेखपुरा एवं सारण में, छपरा में जमीन चिन्हित कर लिया गया। वज़ीर आला ने मदारिस की इमारत, लाइब्रेरी और दूसरी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नई स्कीम बनाई। नीतीश कुमार ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो किसके साथ है ये देखना जरूरी नहीं है, बल्कि वो काम क्या कर रहे हैं लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी वोट की सियासत नहीं करते, बल्कि उनकी हुकूमत का असल मकसद अक़लियतों की तरक्की है। हम लोगों की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, हमारा दूसरी चीज में कोई रुचि नहीं। हमको वोट वगैरह की कभी चिंता नहीं रहती, हमको चिंता सेवा की रहती। और दूसरी बात है कि हमारा जो भी अपना तौर तरीका है वो है काम पर आधारित, वो कास्ट पर आधारित नहीं है, काम पर आधारित हमारा है। तो हम तो काम करने में यकीन करते हैं, इसलिए उसकी कोई चिंता ही मत करिए। और आप देख लीजिए शुरू से 2005 के नवंबर से हमारे नेतृत्व में सरकार चली है, चाहे हमारे साथ कोई रहे, लेकिन किसी भी प्रकार से काम में न कोई कमी आने दिया गया, न हमने किसी प्रकार का समझौता किया। नीतीश कुमार ने ये ऐलान भी किया कि उनका मंसूबा मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मजीद नई स्कीमें शुरू करने का है। मैं वादा करता हूं, और हम ऐसे ही कुछ वादा नहीं करते, ये सब काम तो चलेगा चाहे जितना पैसा लगे, लेकिन इसके अलावे भी अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए और भी किसी और नई स्कीम की और विशिष्ट स्कीम की जरूरत पड़ेगी। उस स्कीम को हम लोग स्वीकार करेंगे और उसको काम में आगे लगाएंगे। इंतखाबात से कबल हुकूमत के इन ऐलानात पर सियासत भी तेज हो गई है। अपोजिशन जमातों ने इल्जाम लगाया कि अक़लियतों के लिए पहले से चलाई जा रही स्कीमें ही जमीन पर नाफिज नहीं हो पाई हैं और ऐसे में नई स्कीमें वोट बैंक की सियासत के अलावा कुछ भी नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। नजीब अहमद गुमशुदगी केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। एजेंसी के हाथ खाली हैं। उधर नजीब के मामले पर आज दिल्ली में फिर से मुजाहरा किया गया। नजीब जब से लापता हुआ है, इसके अहले खाना, अजीज़ व अकारिब और साथी इस तरह के एहतजाज एक दो नहीं अनगिनत बार मुनज़्ज़म कर चुके हैं। सवाल आज भी वही है, कहाँ है नजीब? समाजी तंजीमों की कॉल पर यह मार्च मंडी हाउस से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक निकाला गया। इसमें नजीब की वालिदा फातिमा नफीस, रोहित वेमुला की वालिदा राधिका वेमुला और लिंचिंग का शिकार हुए जुनैद की वालिदा भी शामिल हुई। नजीब की वालिदा को यकीन है कि उनका लख्ते जिगर जिंदा है। वो चाहती है कि मामले की SIT से जांच कराई जाए। लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा कि सीबीआई ने अपने आप को फेलियर साबित कर दिया, हुकूमत फेलियर साबित हो गई। शर्म आना चाहिए हुकूमत को और तमाम एजेंसियों को जो एक स्टूडेंट को ढूंढने में नाकाम है। जिस तरह से उन्हें एक मैसेज जा रहा है यहाँ, अगर वो आगे कभी किसी केस में लापरवाही करेंगे तो लोग ऐसे ही सड़कों पे खड़े रहेंगे। कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से किसी से भी जो इसे देख रहा है कि इसको सिर्फ राजनीतिक नजर से प्लीज मत देखिए। ये आज एक नजीब है जिसके साथ ये हुआ, रोहित की माँ हमारे साथ है, रोहित के साथ कल वो हुआ,
कल जब आपके या आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा, अगर आप आज राधिका जी और फातिमा नफीस के साथ नहीं खड़े हुए तो आपके साथ खड़े होने वाला कौन बचेगा? हम सबको खड़ा होना चाहिए और इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए बतौर नागरिक के, बतौर इंसान। मार्च में जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा और तालिबात भी शामिल हुए। मार्च में कांग्रेस की लीडर शर्मिष्ठा मुखर्जी भी शामिल हुई। इन्होंने हुकूमत पर हमला किया। शर्मिष्ठा ने नजीब मामले की जांच हर एंगल से कराने का मुतालबा किया। हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि एक लड़का जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन से दिल्ली में है, जो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, वहां से कैसे गायब हो सकते हैं? और ये सरकार क्या इतना कमजोर है, उनके क्या कोई रिसोर्सेज नहीं है कि एक लड़का को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और ये दबाए जा रहे हैं? ये इन्वेस्टिगेशन और भी सक्रिय करने की जगह इसको दबाए जा रहे हैं। सीबीआई ने पिछले हफ्ते हमें ये बताया जाता था कि अपनी क्लोजर रिपोर्ट कर दिया और बोल रहा है कि हम नजीब को नहीं खो पाए रहे हैं। तो हम नजीब की अम्मी के साथ आए और हम चाहते हैं कि नजीब भाई जो 2 साल से गायब हुए हैं उनको वापस लाया जाए। नजीब गुमशुदगी मामला मुअम्मा बना हुआ है। नजीब कैसे गायब हुआ, वो कहाँ है, इस तरह के सवालात अब भी जवाब तलब है। नजीब मामले की जांच 2 साल तक होती रही। सीबीआई, दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करती रही, लेकिन नतीजा 0 निकला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर 2 साल बाद भी एजेंसियों को कुछ नहीं मिलता तो ये सवाल उठना तो बिल्कुल जायज़ है, क्या इस मामले की ठीक से जांच की गई? कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं नजीब की गुमशुदगी को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज तक सीबीआई नजीब का कोई पता तक नहीं लगा पाई है और अब अदालत में दरख्वास्त दाखिल करके तफ्तीश को ही बंद कर दिया गया। नजीब को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी वालदा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रही हैं और हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए मुख्तलिफ मिली तंजीमों के साथ तहरीक भी चलाई जा रही है। इसी के तहत तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज कौमी सतह पर एहतजाज किया गया। नांदेड़ में भी SIO की मकामी यूनिट की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जेएनयू यूनिवर्सिटी से 2 साल हो चुके हैं, आज तक सीबीआई ने उसका कुछ पता नहीं लगाया है। इसके ज़िमन में हम आज 2 साल होने के नजीब को गायब हुए। आपको पता है कि जिस तरीके से ABVP के गुंडों ने उसे जेएनयू यूनिवर्सिटी से गायब किया था, उसी लिए पूरा नेशनल लेवल पर एक हम लोग प्रोटेस्ट मना रहे हैं। कहीं पर प्रोटेस्ट मनाया जा रहा है, कहीं पर ह्यूमन चेन की शक्ल में मनाया जाता है। SIO नांदेड़ की जानिब से भी हम लोग प्रोटेस्ट मना रहे हैं ताकि नजीब को इंसाफ मिले और हम ये चाह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और इसका स्पेशल SIT इस केस को अपने हाथ में ले और नजीब को इंसाफ दे। हरियाणा के पलवल में जेर तामीर खुलफाए राशिदीन मस्जिद सुर्खियों में है। दरअसल कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी का दावा है कि मस्जिद की तामीर के लिए लश्कर तैयबा से फंड हासिल किया गया, जबकि मकामी लोगों का दावा है कि मस्जिद के लिए जमीन गांव वालों ने खुद दी है और गांव वालों के चंदे से ही ये तामीर की जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में कुल 3 मुलजिमीन को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। NIA जांच में अब तक हुई पेशरफ्त पर एक रिपोर्ट भी अदालत को सौंप सकती है। हरियाणा के पलवल की इसी मस्जिद के फंडिंग पर बवाल हो रहा है। 3 अक्टूबर को NIA ने जेर तामीर मस्जिद की तलाशी ली थी। मस्जिद की तलाशी लिए जाने से कुछ दिन पहले मुबैना टेरर फंडिंग केस में NIA ने दिल्ली से मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलमान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जांच के दौरान पाया कि मस्जिद की तामीर में मुबैना तौर पर लश्कर तैयबा के जरिए फंडिंग की गई है। तफ्तीशी एजेंसी के मुताबिक इमाम मोहम्मद सलमान ने लश्कर से 70 लाख रुपए हासिल किए। हरियाणा के वज़ीर आज़म मनोहर खट्टर और मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि एजेंसी तहकीकात कर रही है, लिहाजा इस पर ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं। वो संज्ञान में आया है विषय वो, लेकिन उसकी एक इन्वेस्टिगेशन करके किस प्रकार का वो विषय है उसमें जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी NIA की टीम का गलत इस्तेमाल कर रही है चुनाव में। नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमने हमेशा समाज में एक सुरक्षा की भावना रहे और सुरक्षा की भावना के नाते कोई भी दोष कोई करेगा, किसी का अपराध होगा, उसकी छानबीन के लिए हम हर एजेंसी का उपयोग करेंगे। इस नाते से हमें किसी के खिलाफ कोई दुरुपयोग करने का कोई हमारा ना मानस है, ना आज तक हमने किया, ना आगे करेंगे। ये इस तरह की अगर कोई घटना हुई है किसी मस्जिद में, किसी और धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी राजद्रोही गतिविधियों में शामिल संस्था का कोई भी किसी भी रूप में हिस्सेदारी है
तो उसमें कानून अपना काम करेगा और कड़े कानूनी प्रोविजंस के तहत काम होगा। उधर मुकामी अफराद ने एनआईए के इल्जामात की तरदीद की है। ये मरकज है, ये कितने गांव इनके लगते हैं, इन्होंने ये नमाज पढ़ने के लिए बनाई है, बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत आज सार्वजनिक जगह है जी, धार्मिक जगह है। एक जगह ऐसी है कि मतलब जो है हमारे से बहुत नजदीक मतलब यहाँ पुलिस चौकी है और ये एक बहुत बड़ा स्कूल है और हमारे हिंदू भाई यहाँ इकट्ठे मतलब जो है मिलकर रहा, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों कौम मतलब जहाँ चौकी है, जहाँ सरकारी अस्पताल है, जहाँ स्कूल है, वहाँ कोई ऐसा भी काम हो सकता है। एनआईए के मुताबिक फंड सोर्स के ताल्लुक से गांव वाले वाकिफ नहीं हैं। एजेंसी का मानना है कि सलमान ने 70 लाख रुपए मस्जिद की तामीर में दिए हैं। एजेंसी के दावे पर गांव वालों को एतबार नहीं। गांव वालों का मानना है कि मस्जिद के अराजी पर कुछ अफराद काबिज हैं, इन्हें हटाने के लिए कोर्ट से रुजू किया गया है। इस हवाले से पुलिस को गलत इत्तला दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बैनुल-अक़वामी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत की वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया को 73 करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन अब इस नुकसान की भरपाई हाजियों को करनी पड़ेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके हाजियों से 5,340 रुपए से लेकर 9,540 रुपए की वसूली का फरमान जारी कर दिया है। वहीं मुख्तलिफ सहूलियात के नाम पर हाजियों से वसूला गया पैसा सहूलत न मिलने की वजह से लौटाए जाने के बजाय हज कमेटी ऑफ इंडिया इसे एडजस्ट करना चाहती है और ऐसे में हाजियों को सिर्फ 3,525 रुपए की ही राहत मिल सकती है। लेकिन सहूलियात का फायदा उठाने वाले हाजी को सर्कुलर के मुताबिक इजाफी पैसे भरना ही होंगे। हमारी खास रिपोर्ट। 2018 में हज करने वाले हाजियों पर इजाफी बोझ। हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों से वसूल करेगी 73 करोड़ रुपए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया रकम वसूली का फरमान। हज कमेटी ऑफ इंडिया पर दिल्ली हज कमेटी ने लगाया बदइंतजामी का इल्जाम। हज 2018 के लिए हिंदुस्तान से सऊदी अरब हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए तकरीबन 1,28,000 आज़िमीन हज गए थे। आज़िमीन हज से हज 2018 के लिए जो रकम वसूल की गई थी उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 65 रुपए थी। 23 सितंबर को जब एयरलाइंस कंपनियों को किराए की आखिरी किस्त दी जानी थी, रुपए गिरकर डॉलर के मुकाबले 72 रुपए हो गया। रुपए की मुसलसल गिरती कीमत की वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया को 23 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कम होती कीमत से पैदा हुए इस तरह के हालात। हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों से वसूल करेगी 73 करोड़ रुपए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया रकम वसूली का फरमान। वही हाजियों को दी जाने वाली सहूलियात के नाम पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों से तकरीबन 1,000 रियाल वसूल किया था, लेकिन हाजियों को सहूलियात नहीं दी गई। वहीं अब ये पैसा हज कमेटी हाजियों को वापस करने के बजाय बढ़े हुए किराए में एडजस्ट करेगी, यानी हज कमेटी हाजियों को पैसे वापस नहीं करेगी। मेट्रो ट्रेन में सफर के लिए लिया गया था तकरीबन 7,160 रुपए। मदीना में मरकजिया में क़याम के नाम पर लिया गया था 7,160 रुपए। मदीना में रिहाइश के नाम पर लिया गया तकरीबन 895 रुपए। मदीना में बेड देने के नाम पर लिया गया 2,630 रुपए, जिसे अब हज कमेटी ऑफ इंडिया लौटाना नहीं चाहती। वहीं दिल्ली हज कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ महाज खोल दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इशराक और मेंबरान ने हज कमेटी ऑफ इंडिया पर हज में बदइंतजामी का इल्जाम लगाया है। और अब बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की। जी हाँ नाजरीन, अहमदाबाद के जोहापुरा इलाके में मौजूद बेवा घर में आज साबिक सदर जमहूरिया और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया गया। उनकी मगफिरत के लिए दुआ की गई। दरअसल इस बेवा घर का इफ्तिताह कलाम साहब ने 2002 में किया था। इसके बाद से लेकर आज तक उनकी यौम पैदाइश पर हर साल उन्हें यहाँ दिल से याद किया जाता है। यहाँ समझ लो कि विडो होम के रूह रवां हैं और उन्होंने इस विडो होम को एज ए सदर हिंद
आकर के चालू किया। इंतकाल के बाद भी उनको याद किया जा रहा है। ये शेर के साथ कि कदीम लोग भी क्या सादा दिल रहे होंगे, निबाह कर न किसी से तो उम्र भर करना। रोज याद करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसा इंसान हमारे को फिर से तू पैदा करके हमारे लोगों की, गरीबों की मदद करे, और भी पीछे गरीब हैं उनकी भी मदद हो जाए। जैसी सोच वाले अल्लाह फिर से कोई ऐसा जवान पैदा करे कि जो ये गरीबों की, जो छोटे छोटे गरीब है फुटपाथों पे, सड़क पे रहते, उनकी मदद करे। और साबिक सदर जमहूरिया हिंद और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौमी पैदाइश के मौके पर रांची में भी तिब्बी और खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। शहर के थरपकना इलाके में वाक़ उर्दू स्कूल मैदान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़द इस कैंप में गरीब आवाम की तिब्बी जांच के साथ साथ उन्हें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने अपने खून का भी अतिया दिया। उन्हें आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक भव्य मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। हम लोग हर वर्ष ये ब्लड कैंप और मेडिकल कैंप लगाते हैं। युवा है यहाँ, वो ब्लड देते हैं। लोग जहाँ भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम लोग सबको कोऑर्डिनेट करके ब्लड का डोनेशन करवाते हैं। कुछ और अहम खबरें भी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह की किताब के इजरा के बाद से ही एक बार फिर से 2002 गुजरात फ़िरक़ेवाराना फसादात पर बहस शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर जहां गुजरात में मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मुतालबा करने लगे हैं कि इस पूरे मामले की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। सवाल तो उस वक्त तक उठते रहेंगे जब तक मामला हल नहीं होंगे। आप देखिए 84 में दिल्ली में जो सिखों के खिलाफ हुआ था, आज वो भी केस जिंदा हैं, कोर्टों में चल रहे हैं। ये तो 2002 की बात है। दीन शाह साहब की किताब आजकल चर्चा में है, सरकारी मुसलमान। मैं समझता हूँ कि 2002 के जो फसादात हैं वो फसादात नहीं थे, बहुत बड़ा नरसंहार था, वो नस्ल कुशी थी। वो बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है और वो ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार मुलविस थी और अपनी इस ईमानदारी का वो खमियाजा भी भुगत रहे हैं। तो फिर से एक बार रिपोर्ट करके और फिर से जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी बैठनी चाहिए और जो भी अपराधी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। 2002 के दौरान सही में ऐसा हुआ है, आर्मी को साधन नहीं दे पाए इसलिए वो जा न पाए, और 24 घंटे का तो अल्टीमेटम संजीव भट्ट ने भी दिया था। एफिडेविट किया हुआ है संजीव भट्ट ने कि 24 घंटे तक काम नहीं करने का, कोई बचाव की कामगिरी नहीं करने का, ये तो CMO की तरफ से था ही। सो ये सारी घटनाओं को अगर टोल टटोला जाए, मूल चूल तरीके से देखा जाए तो ये 2019 में जीतने का ट्रम्प का इक्का भी हो सकता है मोदी सरकार के लिए। मीटू का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इस मुहिम में खवातीन अपने ख्यालात और तजुर्बात सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट कर रही हैं। मीटू का मामला अब मजहबी मुकामात से भी जुड़ गया है। उरूस बानो ने कहा कि 15 साल कबल वो अजमेर दरगाह ज़ियारत के लिए आई थी। उस वक्त कुछ लड़कों ने उन्हें छूने की कोशिश की। दरगाह शरीफ के साबिक दीवान के बेटे सईद ग़ियासुद्दीन ने इसे मजहबी मुकामात को बदनाम करने की साजिश से ताबीर किया, जबकि यहाँ आने वाले ज़ायरीन का कहना है कि 15 साल पहले अगर इस तरह की कोई बात हुई थी तो दरगाह कमेटी के दफ्तर या अपने वालिदैन से इस बात को उसी वक्त साझा कर लेना चाहिए था, यानी उनको बता देना चाहिए था। अब इतने साल बाद क्या मायने? मैं ये पूछना चाहती हूँ रूजा जी कि आप उस भीड़ में सिर्फ अकेली तो नहीं थी, हो सकता है वो 3 लड़के किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और आप इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस चीज़ दरगाह के लिए आप ये सब बातें कह रही हैं। तो या तो आपको जब जिस टाइम वो लड़के बोल रहे थे आपको विरोध दर्ज करवाना चाहिए था, या किसी और से बोलना चाहिए था आपको कि ये लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ में आपको ये कैसे पता चला कि वो सिर्फ आपके लिए ही कह रहे हैं? 15 साल पुरानी जब उनको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, 15 साल के बाद वो ऑब्जेक्शन उठानी ये बेबुनियाद है, गलत है। और हम लोग अक्सर गुज़िश्ता 20 सितंबर को अलीगढ़ के अतरौली में मुस्तकीम और नौशाद के एनकाउंटर पर एक बार फिर आवाज़ उठाई गई। IHRO की टीम ने अलीगढ़ अतरौली का दौरा करने के बाद तहकीकी रिपोर्ट गवर्नर उत्तर प्रदेश को पेश करके इंसाफ का मुतालबा किया। मज़कूरा तंजीम के मुताबिक मुस्तकीम और नौशाद का एनकाउंटर फर्जी है। पुलिस अपनी बदउनवानियों पर पर्दा डालने के लिए मरने वालों को मुलजिम करार देने की कोशिश कर रही है, जबकि तहकीक बिल्कुल मुख्तलिफ है। तहकीकी टीम ने तमाम हक़ाइक़ तहरीरी तौर पर गवर्नर को पेश किए हैं। वाज़ेह है
कि इससे पहले मारूफ कलमकार और समाजी कारकुन अमरीश मिश्रा ने भी अतरौली में तहकीक के बाद यही कहा था कि मुस्तकीम और नौशाद का एनकाउंटर फर्जी है, पुलिस बेगुनाहों की कातिल है। गवर्नर उत्तर प्रदेश ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि वो इस ज़िम्न वज़ीर आला को जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर देंगे। अलीगंज एनकाउंटर के विषय में माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने राजभवन आया और हमारी कुछ जो मांगे थी, जो हमने वहाँ पर अपनी फील्ड विजिट में पाया, जो तथ्य हम लोग के सामने आए, किस तरीके से परिवार का उत्पीड़न हो रहा है, उनको नज़रबंद करके रखा गया है, स्थानीय लोग किस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं उनकी मदद करने वालों को लेके, उसके तहत हम लोगों ने एक न्यायिक जांच की भी मांग की और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के लिए भी एक निर्देश करवाया है राज्यपाल महोदय से। उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री को निर्देशित करेंगे कि कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी ने कहा कि अक़लियती तरक्की के हवाले से उत्तर प्रदेश की तज्ज़ियाती मीटिंग में कुछ ऐसे नुकात निकलकर सामने आए जिन पर संजीदगी से गौर-व-ख़ौज़ और खुसूसी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ अफसरान की तसाहुली और मनफी रवैये के सबब अक़लियती फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ स्कीमों पर काम उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह होना चाहिए। माइनॉरिटी जो हमारी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की, उनकी ज़िले में वास्तविक स्थिति क्या है, ज़िला स्तर पर या नीचे और उससे नहीं ब्लॉक स्तर पर। उसमें 10 ज़िले ऐसे थे जहां से कोई प्रस्ताव अभी तक डीएमओ ने नहीं भेजा था। बाकी 34 ज़िलों से तमाम प्रस्ताव भेजे गए थे। कुछ प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, कुछ प्रस्ताव पास हो गए जिनमें काम शुरू हो गया। अभी उन 10 ज़िले जहां से प्रस्ताव नहीं आया था उनसे ताकीद की गई है कि आप 1 महीने के अंदर, कल यानी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यानी आलमी यौम ग़िज़ा है और इसी मुनासिबत से दुनिया भर के दाऊदी फ़िरक़े के स्कूली तलबा और तालिबात खुर्दनी अशिया जमा कर रहे हैं ताकि भूखों को खिलाया जा सके। तो आप देखिए हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। फाका कशी, कम खुराक और भूख ऐसा मसला है जिसका सामना तरक्की पजीर ममालिक को है। शोरी ज़दा और जंग ज़दा इलाकों में भूख का मसला इंतहाई बदतरीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। इस पर खाने पीने की अशिया की बर्बादी से ये मसला और सिवा होता जा रहा है। इसी मसले को पेश नजर रखते हुए बोहरा समाज बेदारी मुहिम चला रहा है। 50 शहरों में इस प्रोग्राम के तहत मार्च, सेमिनार और दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। मुंबई में स्कूली बच्चों ने मार्च निकाला, वॉकथॉन का भी इनेकाद किया गया। इस साल का थीम हमारा फेल हमारा मुस्तकबिल है। बेसिकली ये एक्टिविटी जो हमने किया है वर्ल्ड फूड डे जो कल हो रहा है उसके लिए किया है। हमें चाहिए कि बम्बई नहीं पूरी दुनिया में ये ज़ीरो हंगर हुए। एक्टिविटीज़ हमने बहुत सारे किए हैं बच्चे को इस मुहिम में एक पार्ट बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टर्स बनाए बच्चे ने, फूड बैंक लगाया है बच्चे ने, माँ बाप भी ज्वाइन हो गए, माँ बाप भी फूड डोनेशन ड्राइव्स किए हैं और बच्चे घर घर जाके अब हमारा मैसेज दे रहे हैं कि फूड को वेस्ट नहीं कीजिए। मुंबई समेत मुख्तलिफ शहरों में स्पेशल फूड बैंक भी कायम किए गए हैं। इस फूड बैंक में अतिया कुनंदगान से खराब नहीं होने वाली खाने पीने की अशिया जमा की जाती हैं और जरूरतमंदों में तकसीम की जाती हैं। प्रोजेक्ट राइस के तहत आलमी सतह पर यह मुहिम शुरू की गई है। स्कूली बच्चों और रजाकारों से मिल रही तायद का प्रोजेक्ट राइस के जिम्मेदार यूसुफ मुकर्रम ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि भूख से पाक दुनिया मुमकिन है अगर हम मिलकर कोशिश करें। मुंबई में इस मुहिम के तहत 18 स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर ने टनों खुर्दनी अशिया जमा की हैं। हमारे संसार में ऐसे कई लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में सबको मिलकर एकजुट होकर ये ठान लेना चाहिए कि संसार में कोई भी भूखा ना सोए। और हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही सिखाया है कि इतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। वो रैली इस बात को प्रचार कर रही थी कि हमें हमारे घर पर जो भी खाना पकता है उसमें से एक अनाज भी वेस्ट नहीं करना है। जो अनाज जो हमारा खाना बच जाता है उसे हमें गरीबों में दान करना चाहिए। दुनिया में सबके खाने के लिए गल्ला या अनाज पैदा होता है, लेकिन हर नवे आदमी को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए मुनासिब खाना नहीं मिल पाता। एक अंदाजे के मुताबिक 821 मिलियन अफराद भूख का शिकार हैं। इनमें 60% खवातीन हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।